गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आवाज़ आ रही है? पर चर्चा करनी है हमें ड्राफ्टिंग के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रारूपण कहें या आलेखन कहें। ड्राफ्टिंग। अब पत्र लेखन में आपका जो सिलेबस है उसमें एक तो टॉपिक में आपका ये भी है, ड्राफ्टिंग भी है, प्रारूपण भी है। प्रारूपण क्या है, प्रारूपण के विभिन्न अवयव क्या होते हैं, या प्रारूपण किसे कहते हैं। तो एक तो ये है ही है। इसके साथ साथ जो आपको स्पेसिफिक फॉर्मेट्स दिए गए हैं कि कौन कौन से प्रकार के पत्र आपको लिखने हैं, उनमें आपको सभी को याद ही होगा। शासकीय पत्र है, अर्धशासकीय पत्र है, अनुस्मारक है, परिपत्र है, कार्यालय आदेश है, कार्यालय ज्ञापन है, अधिसूचना है और टिप्पण लेखन है। तो इतने सारे पैटर्न्स हैं। सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग या फॉर्मेटिंग को समझ लें एक बार कि फॉर्मेटिंग या ड्राफ्टिंग है क्या, तो हमारा काम जो है वो सरल हो जाता है। वस्तुतः ये लेटर टू लेटर थोड़ा सा वेरी करता है, सबके प्रारूप जो है वो एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन प्रारूपण में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, ड्राफ्टिंग का हिस्सा होती हैं, तो उन पर चर्चा हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग आप जान लीजिए ये होता क्या है। किसी विषय पर शासन या अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रदत्त सूचना, सुझाव, आदेश, निर्देश पर निर्धारित प्रारूप में पत्र का आलेख तैयार करना ही आलेखन या प्रारूपण कहा जाता है। कोई भी सर्टेन पैटर्न दिया गया है कि इस पैटर्न में आपको लिखना है, वो शासन का भी हो सकता है, कर्मचारी अधिकारी का भी हो सकता है, आदेश हो, निर्देश हो, सुझाव हो या सूचना हो, उस पर एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में निर्धारित प्रारूप में जो पत्र का आलेख, जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, इसी को कहा जाता है ड्राफ्टिंग या आलेखन। अब इसमें इसके मेन चीज़ें क्या होती हैं कि आलेखन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, या इसके मुख्य अवयव कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ड्राफ्टिंग के अंतर्गत क्या क्या, एक जो पत्र का पूरा खाका तैयार होता है उसके जो अंग होते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो इसमें हमें किन चीज़ों पे ध्यान रखना होता है आलेखन में। आलेखन में जो ध्यातव्य बिंदु हैं वो है आपका एक तो परिशुद्धता। आपका आलेखन जो है वो व्याकरणिक दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए, परिशुद्ध होना चाहिए। दूसरा बिंदु हमें जो ध्यान रखना होता है वो है सरलता।
या कहें सहजता। हमारी जो भाषा शैली होगी वो सरल और सहज होनी चाहिए, उसमें हमें क्लिष्ट शब्दावलियों का प्रयोग नहीं करना होता है। तीसरा बिंदु इसमें होता है संक्षिप्तता। हमारा आलेख जो है वो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, कंसीज होना चाहिए, टू द पॉइंट लिखा जाना होता है। तो हमें संक्षिप्तता का भी विशेष ध्यान रखना होता है। चौथी चीज इसमें होती है स्पष्टता। पत्र में जो भी आदेश निर्देश संबंधी जो तथ्य आपने उजागर किए हैं उन तथ्यों में स्पष्टता होनी चाहिए, ताकि जिसको आप प्रेषित कर रहे हैं उसको समझने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। तो स्पष्टता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके बाद शिष्टता। हमारी भाषा शैली जो होनी चाहिए वो शिष्ट होनी चाहिए, क्योंकि सभी उस एक ही उसके अंग होते हैं, सभी शासन प्रशासन का एक ही हिस्सा हैं। भले कोई बड़ा अधिकारी है, कोई वरिष्ठ अधिकारी है, कोई कनिष्ठ अधिकारी है, ये मायने नहीं रखता। हम एक दूसरे से पत्राचार करते वक्त, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते वक्त शिष्टता का ध्यान रखना होता है। इसके बाद वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। मतलब पत्र आपका जो होगा वो टू द पॉइंट होना चाहिए, उसमें किसी तरह का इधर उधर की बातें हमें शामिल नहीं करनी होती है। तो ये जो है आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है इन बिंदुओं का। हमें क्या नहीं करना चाहिए आलेखन में, आलेखन के लिए क्या जो है गलत है, तो क्या नहीं करना चाहिए, तो इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो अलंकारिक भाषा का प्रयोग, अलंकारिक भाषा का प्रयोग न करें। इसके साथ साथ आपको लोकोक्ति मुहावरे का प्रयोग आपको नहीं करना है। बाकी जो चीजें होती हैं सब अलग अलग पत्रों में अलग अलग होंगी। ये कॉमन, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि प्रारूपण में किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए या प्रारूपण के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं, तो ये सारे बिंदु जो हैं प्रारूपण के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए नेसेसरी हैं। इनका स्ट्रिक्टली आपको ध्यान रखना होता है। अब हम बात करेंगे कि इसके अंग या अवयव क्या होते हैं, प्रारूपण के जो अवयव या अंग। प्रारूपण के अंग कहें, अवयव कहें, कंपोनेंट्स। सबसे पहली चीज जो होती है पत्र लेखन में, सबसे पहला बिंदु जो होता है वो होता है आपका शीर्षक। शीर्षक जो होता है इसमें, इसके अंतर्गत आपको आएगा प्रेषक एवं प्रेषिती। प्रेषक मतलब पत्र भेजने वाला, प्रेषिती मतलब प्राप्तकर्ता, जिसको पत्र भेजा जा रहा है, के नाम, पदनाम एवं कार्यालयी पते का उल्लेख। सबसे पहला बिंदु ये हो कि आपको प्रेषक एवं प्रेषिती के नाम, पदनाम एवं उसके कार्यालयी पते का उल्लेख करना है। तदुपरांत इसका दूसरा बिंदु जो होगा आपका वो होगा पत्रांक तथा
निर्गमन की तिथि मतलब लेटर नंबर होगा, और जिस दिन लेटर इशू हो रहा है, जिस दिन पत्र जारी किया जा रहा है, वो जारी करने का दिनांक होगा, जारी करने की तारीख होगी। इसके बाद थर्ड पॉइंट जब आता है तो यहां पर हम लेते हैं क्या चीज, तो वो होता है आपका विषय। मतलब पत्र का मूल विषय, पत्र का मूल विषय का उल्लेख करते हैं। इसके बाद विषय के बाद हम आते हैं पत्र का मुख्य भाग, जो मेन बॉडी कहलाता है, जो आपको ड्राफ्ट करना है। इसके उपरांत जब पत्र का मुख्य भाग हम तैयार करते हैं तो इसके अंतर्गत हमें नेक्स्ट चीज जो लेनी पड़ती है वो होता है संदर्भ। संदर्भ जो है हर पत्र में आवश्यक नहीं होता, संदर्भ यथा आवश्यक होता है, कहीं पर संदर्भ हमें लेने की जरूरत पड़ती है। पत्रांक में देखिए, पत्रांक कोई भी आप इमेजिन करके लिख सकते हैं। कुछ एक तो जिस विभाग से जारी हो रहा हो उसका कोड कर दीजिए कुछ, फिर उसमें ईयर कोड डाल दीजिए, फिर लेटर नंबर, एक सीरियल नंबर, जो लेटर भेजा जाता है किसी भी कार्यालय से तो उसकी एक फाइलिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग उसका सीरियल नंबर एक होता है, तो सीरियल नंबर और ईयर डाल दीजिए। तो इससे क्या होता है कि उसमें स्वाभाविकता आ जाती है। ठीक है सुनील जी, जैसे सपोज कीजिए कि उत्तराखंड शासन से कोई पत्र जारी हो रहा है और तो उत्तराखंड डाल देंगे, यूके डाल देंगे। मान लीजिए सेक्रेटेरिएट से जारी हो रहा है तो इसमें हम ACC लगा देंगे। फिर इसके बाद लेटर नंबर कुछ हो जाएगा 140 45 कुछ भी, और ईयर है 22, तो कुछ ऐसा डाल देंगे। तो इससे क्या होता है कि ये ऐसा लगता है कि ये नेचुरल फॉर्मेटिंग है। बाकी इसके जगह पर अगर आप कोई संख्या मात्र भी डाल देंगे तो भी काम चलेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसा कर देने से थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, आपका स्वाभाविक लगेगा। ठीक है, इसके बाद होता है आपका संदर्भ हो गया। संदर्भ यथावश्यक होता है, संदर्भ हर जगह लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी ये मायने नहीं रखता। इसके बाद आता है आपका अधोलेख। अधोलेख कहें चाहे इसको हम कहते हैं पत्रांत औपचारिकता। तो इसका प्रयोग करना है आपको जब पत्र आपका समाप्त होता है तो वहां पर अधोलेख की जरूरत होती है। ये सभी पत्रों में इसकी अनिवार्यता नहीं होती है। किसी किसी पत्र में हमें अधोलेख में जैसे भवदीय भवनिष्ठ जैसे शब्दों का उल्लेख करना होता है, कहीं कहीं पर इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये लेटर टू लेटर आपका वेरी करेगा। आपने देखा होगा प्रायः जो औपचारिक पत्र होते हैं उनमें अधोलेख में या पत्रांत औपचारिकता की बात करें तो भवदीय का प्रयोग किया जाता है, और जो अनौपचारिक होते हैं जहाँ पर औपचारिक शैली का प्रयोग नहीं करना होता है वहाँ पर भवदीय भवनिष्ठ, भवदीय का प्रयोग न करते हुए भवनिष्ठ, आपका शुभेच्छु या इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये अधोलेख हो गया। अधोलेख के बाद आपको आवश्यकता होती है, इसके बाद जो सीक्वेंस में आता है वो होता है पृष्ठांकन, जिसको एंडोर्समेंट भी कहा जाता है। एंडोर्समेंट से मतलब यही होता है कि पत्र वांछित के अतिरिक्त अन्य कार्यालयों में या अन्य अधिकारी को भेजा जाना होता है, तो जो एक मुख्य पत्र होता है उसकी छाया प्रति प्रतिलिपि जो है अन्य कार्यालयों या अधिकारियों को भेजी जाती है, उसी को कहा जाता है पृष्ठांकन। इसकी आवश्यकता तब हमें पड़ती है जब पत्र जो है मुख्य या वांछित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी भेजा जाना आवश्यक हो, तब हम पृष्ठांकन का प्रयोग करते हैं।
पृष्ठांकन संख्या डालते हुए दिनांक का उल्लेख करते हैं और उसके नीचे प्रतिलिपि जिस जिस को भेजी जानी होती है उनको लिख दिया जाता है। यदि पत्र का नेचर सूचनार्थ है तो प्रतिलिपि सूचनार्थ भेजी जाती है। यदि कोई नियम, कोई आदेश या कुछ ऐसा चीज है जिसका अनुपालन करना है तो फिर अनुपालनार्थ लिख दिया जाता है। तो ये हो जाता है आपका पृष्ठांकन। इसके बाद आता है आपका संलग्नक, एनक्लोजर्स। एनक्लोजर्स भी जो होता है ये यथावश्यक होता है। हर पत्रों में संलग्नक की आवश्यकता नहीं होती, तो ये एज पर नेचर डिपेंड करता है आपके लेटर के कि संलग्नक कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। इसके बाद एक बिंदु और उल्लेख कर लेना यहाँ आवश्यक है, पुनश्च। पुनश्च का प्रयोग हम वहां करते हैं जब पत्र लिखने के क्रम में कोई मुख्य बात यदि छूट जाती है, तो जाहिर सी बात है कि छूट गई है और उस चीज को शामिल भी करना है तो हम दोबारा से या तो हमें पत्र लिखना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए पुनश्च लिखकर पत्र के बिल्कुल नीचे भाग में छूटे हुए अंश को नोट कर दिया जाता है, या यदि पत्र के निचले भाग में जगह नहीं है तो पत्र के पृष्ठ भाग में छूटे हुए जो भी तथ्य है आपका, वो छूटा हुआ तथ्य जो है वो मेंशन कर दिया जाता है। ये इसकी आवश्यकता तभी पड़ती है जब लेखन के क्रम में कोई चीज छूट जाती है। तो ये है आपका ड्राफ्टिंग, प्रारूपण। प्रारूपण होता क्या है, प्रारूपण में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, और तीसरी बात प्रारूपण के अंग क्या हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके सिलेबस का एक पार्ट है। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रारूपण किसे कहते हैं या प्रारूपण के अंग क्या क्या होते हैं। अब ये जो हो गया ये कॉमन आपका सभी के लिए हो गया, एक ड्राफ्टिंग के लिए। अब इसमें यदि क्वेश्चन आपका पार्टिकुलर आ जाता है, स्पेशलाइज हो जाता है कि शासकीय पत्र के अवयव क्या होते हैं या अर्धशासकीय क्या होते हैं या नोटिफिकेशन अधिसूचना के अवयव क्या होते हैं, तो इन सभी पत्रों के अवयव जो होते हैं वो अलग अलग पत्रों के अलग अलग होते हैं। उनमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, कुछ चीज़ें अनकॉमन होती हैं। तो हमें उन पत्रों के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा कि किस में कॉमन है और किस में अनकॉमन है। मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं है। अच्छा, प्रारूप जितने भी हैं आपके पढ़ना तो आपको सभी है, तैयार आप सभी को करेंगे, लेकिन जैसे जो लोअर में आ गया उसकी संभावना नहीं रहती है, रिपीट नहीं होता है, या इसके पहले जो पीसीएस मेंस में आया है उसको ये एक दो फॉर्मेट को मतलब थोड़ा सा कैजुअल ले सकते हैं आप, बाकी पे विशेष ध्यान रखेंगे। इस दो को इसलिए कैजुअल की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अधोलेख। महेंद्र जी, आप अधोलेख से मतलब होता है जो नीचे हम पत्र समाप्त करने के बाद भवदी या भवनिष्ठ लगा करके पत्र का अंत नहीं करते हैं। जैसे एप्लीकेशन भी आप लिखते हैं तो नहीं लिखते हैं, स्कूल्स वगैरह में लिखते थे तो आपका विश्वासी, ये फेथफुल्ली योर्स, तो जो नीचे लिखा जाता है पत्र के उसी को कहा जाता है अधोलेख, या उसको दूसरे शब्दों में पत्रांत औपचारिकता भी कहा जाता है। और जिससे शुरुआत करते हैं महोदय महाशय उसको कहा जाता है संबोधन। स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो संबोधन होता है और जो एंडिंग फिनिशिंग पॉइंट होता है वो अधोलेख होता है। क्लियर? अच्छा, विनय कुमार जी का ये है लास्ट वाला पॉइंट, पुनश्च। पुनश्च का की आवश्यकता तभी पड़ती है विनय जी जब कोई चीज पत्र आलेखन के क्रम में आपसे कोई बिंदु छूट गया, तो छूटे हुए अंश को दोबारा पूरे पत्र के नीचे लिखने के लिए या पत्र के पृष्ठ भाग में लिखने के लिए पुनश्च लिख करके उसके बाद छूटा हुआ अंश ऐड कर दिया जाता है, उसमें जोड़ दिया जाता है। क्लियर है विनय जी? आपका क्लियर हो गया मामला? ये छूटे हुए अंश के लिए होता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग अलग अलग फॉर्मेट्स देखते हैं, किसको कैसे ड्राफ्ट करना है, किसमें क्या लिखा जाना है। पहले शासकीय पत्र कहें चाहे सरकारी पत्र कहें,
ऑफिशियल लेटर। अच्छा, कुछ खास कंडीशन में ये, यदि आदेश है, शासन का आदेश है, तो ये शासनादेश भी हो जाता है, जीओ कहते हैं जिसको। यही फॉर्मेट जो है वो शासनादेश भी हो सकता है। तो शासनादेश आए, सरकारी पत्र आए, शासकीय पत्र आए, आपको सेम फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है। अब सबसे पहले, जैसे अब इसमें प्रश्न के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे आपसे पूछ दिया गया कि सरकारी पत्र क्या है, इसके महत्व एवं प्रयोग को दर्शाएं, तो इसको डिफाइन करना होगा। फिर इसका यूज किस किस पर्पज के लिए किया जाता है ये मेंशन करना होगा। इसकी विशेषताएं मेंशन करनी होंगी कि इसकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं, जिसमें आपका भाषा शैली से लेकर के हर एक चीज़ आ जाता है। भाषा शैली भी आएगी, वाक्य शैली भी आएगी, लहजा भी आएगा, पत्र की दिशा भी आएगी कि वरिष्ठ से कनिष्ठ होगा या कनिष्ठ से वरिष्ठ होगा। तो ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें जो है इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं। और किस प्रयोजन के लिए भेजा जाता है, किस कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है, या किन क्षेत्रों के मध्य प्रेषित किया जाता है, किन कार्यालयों के मध्य प्रेषित किया जाता है, ये हो जाता है इसका महत्व एवं प्रयोग। चाहे प्रयोजन कहें, चाहे महत्व एवं प्रयोग कहें, एक ही बात होती है। शब्दों के हेर फेर से आपको घबराना नहीं है। महत्व पूछेगा तो भी वही बात होगा, प्रयोजन पूछेगा तो भी वही बात होगा, प्रयोग पूछेगा कि इस पत्र के प्रयोग क्या हैं तो भी वही बात होगा। विशेषताओं में उसके पत्र की सारी विशेषताएं आ जाती हैं। तो सबसे पहले कम से कम शब्दों में, परिभाषा से मतलब यही होता है कि उसका थीम जो है उसको आपने कम शब्दों में बांध दिया, एक बाउंड्री में लेके आ गए उस चीज को। तो इसकी परिभाषा, जो पत्र शासकीय, प्रशासकीय प्रयोजनों से उपर्युक्त क्षेत्रों के क्रियाकलापों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न कार्यालयों के मध्य प्रेषित किए जाते हैं सरकारी पत्र कहलाते हैं। तो शासकीय पत्र जो है ये आपको शासन प्रशासन के कार्यों को, क्रियाकलापों को, एक्टिविटीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इन्हीं क्षेत्रों में, शासन प्रशासन के क्षेत्रों में ही विभिन्न कार्यालयों के बीच जो पत्र भेजे जाते हैं उन्हें शासकीय या सरकारी पत्र कहा जाता है। कहीं पे किसी चीज में कोई डाउट डेफिनेशन में तो बताएंगे। परिभाषा आपकी जितनी संक्षिप्त हो, परिभाषा को संक्षिप्त रखना चाहिए। इसके बाद अब इसके महत्व एवं प्रयोग कहें या उद्देश्य कहें या प्रयोजन कहें, महत्व, प्रयोग या उद्देश्य के लिए भी किन किन क्षेत्रों में भेजा जाता है, किन किन क्रियाकलापों के लिए भेजा जाता है या किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भेजा जाता है। तो इसमें सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रारूप का प्रयोग
सर्वाधिक होता है। जितने भी प्रकार के पत्राचार होते हैं उन सभी प्रकार के पत्राचारों में यदि देखें तो सर्वाधिक प्रयोग जो होता है वो इसी का होता है, शासकीय पत्र का या सरकारी पत्र का है। ठीक है। दूसरी चीज, केंद्र सरकार विदेशी सरकारों के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को अगर विदेशी सरकारों के साथ कोई पत्राचार करनी है तो उसके लिए इस पत्र प्रतिरूप का, इस फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। थर्ड, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों या संघ शासित सरकारों के साथ। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ कोई पत्र व्यवहार करती है या यूटीज के साथ कोई पत्र व्यवहार करती है तो उसमें भी केंद्र सरकार जो है वो इस पत्र प्रतिरूप का, इस फॉर्मेट का प्रयोग करेगी। नेक्स्ट, अधीनस्थ अथवा संबद्ध कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार के रूप में, मतलब किसी ऑफिस से एफिलिएटेड अदर जो भी ऑफिसेज हैं, उसके अदर जो भी विभाग अनुभाग हैं, किसी मंत्रालय से एफिलिएटेड जुड़े हुए जो भी उसके विभाग हैं, तो इन सभी का आपस में पत्र व्यवहार करने में इस प्रतिरूप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, शासन के आदेशों, निर्देशों आदि से कार्यालयों को अवगत कराने के लिए, शासन के आदेश निर्देश जो होते हैं उससे कार्यालयों को अवगत कराने के लिए भी इस पत्र प्रतिरूप का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ संवैधानिक अथवा सांविधिक निकायों के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी जो बॉडीज हैं उनके साथ पत्र व्यवहार करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी निकायों के साथ, वित्तीय संस्थान फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या सार्वजनिक उपक्रम मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो भी हैं उनके साथ, या जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं उनके साथ भी पत्र व्यवहार करने में इस प्रतिरूप का प्रयोग किया जाता है। अब इसके महत्व प्रयोग में यदि कोई बिंदु कहीं पे आपको डाउट हो तो आप
उसको क्लियर कर सकते हैं। किसी भी बिंदु पे अगर आपको डाउट लग रहा है तो क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसके फीचर्स को देखते हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। विशेषताएं, पहली विशेषता आप ये लिखेंगे, सदैव शासकीय प्रयोजन से ये पत्र जब भी लिखे जाते हैं हमेशा शासकीय प्रयोजन से ही लिखे जाते हैं, निजी प्रयोजन से के लिए इसका प्रयोग नहीं होगा, शासकीय प्रयोजनों के लिए ही इसका प्रयोग होगा। ये पत्र हमेशा पद से पद को लिखे जाते हैं, ये हमेशा क्या होगा, पोस्ट टू पोस्ट जाएगा, ये पर्सन टू पर्सन नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है, पद से पद को लिखे जाते हैं। ये कंप्लीटली फॉर्मल होते हैं, पूर्णतः औपचारिक होते हैं, तो इसलिए भाषा शैली जो होगी वो क्या होगी, पूर्णतः शिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो औपचारिक होने के कारण इसकी भाषा शैली जो है वो पूर्णतः शिष्ट होती है। पत्र की दिशा की अगर बात करें कि पत्र की दिशा क्या होती है, तो पत्र की दिशा जो है ये होती है उभयगामी। उभयगामी बोलें तो वरिष्ठ से कनिष्ठ को भी जाएगा और कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर भी जाएगा। तो ये डायरेक्शन जो हुआ इसका बोथ साइड होता है। सीनियर अपने जूनियर को भी लिखेगा, जूनियर अपने सीनियर को भी प्रेषित कर सकता है। ठीक है, अगली विशेषता, ये पत्र जो है वो वस्तुनिष्ठ एवं स्वतः पूर्ण होते हैं, सेल्फ कंटेंट होते हैं ये लेटर्स, और वस्तुनिष्ठ होते हैं। दूसरी चीज, ये पत्र जो होते हैं ये एक सूत्री होते हैं। एक सूत्री बोले तो एक पत्र के द्वारा एक ही उद्देश्य की पूर्ति होगी, एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक से अधिक पत्र लिखने पड़ते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये पत्र जो होते हैं ये एक सूत्री होते हैं, मतलब एक उद्देश्य के लिए एक पत्र, एक उद्देश्य एक पत्र। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो बताएंगे। चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है सब कुछ क्लियर चल रहा है। अगर भाषा की बात करें तो भाषा सदैव राजभाषा या राज्य की वैकल्पिक राजभाषा होगी। भाषा हमेशा राजभाषा या राज्य की वैकल्पिक राजभाषा होगी। के साथ साथ भाषा अलंकार रहित, सहज, सरल, अलंकार रहित होगी, सहज होगी, सरल होगी और
वाक्य शैली जो होगी आपकी वो थर्ड पर्सन होगी, अन्य पुरुष शैली में होगी। ये जो थर्ड पर्सन स्टाइल है ये आपको सिर्फ एक अर्धशासकीय पत्र को छोड़कर बाकी जितने भी फॉर्मेट हैं उन सभी में एक सिर्फ अर्धशासकीय पत्र में उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। अन्यथा बाकी जितने भी पत्र प्रतिरूप हैं सभी में वाक्य सांचा जो होता है वो आपका थर्ड पर्सन। पद से पद का मतलब हुआ पोस्ट टू पोस्ट, मतलब अधिकारी अधिकारी को लिखेगा। व्यक्ति से व्यक्ति को पत्र कई तरह से जाते हैं ना, एक व्यक्ति से व्यक्ति को भी जाता है, एक पद से पद को जाता है, तो ये पद से पद को लिखा जाएगा, एक पद के द्वारा दूसरे पद को लिखा जाएगा, ये पर्सन टू पर्सन नहीं जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है। और इसमें एक चीज का और आपको ध्यान रखना होता है, शासकीय पत्र में, शासकीय पत्र जब भी ड्राफ्ट किया जाता है तो इसमें प्रायः एक वाक्य सांचे का प्रयोग होता है कि मुझे यह कहने का, अच्छा सुन लीजिए अभी बता देता हूं, अन्य पुरुष शैली, एक वाक्य सांचे का प्रयोग इसमें किया जाता है कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है या अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है। कई बार इसी सेंटेंस से शासकीय पत्रों का आरंभ भी किया जाता है और कई बार पत्र की जो विषय वस्तु है वो लिखने के बाद लिखा जाता है कि उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। इस वाक्य सांचे का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ये हमेशा जो पत्र ये जारी होते हैं ये शासन की ओर से जारी होते हैं, अधिकारी द्वारा जारी होते हैं, लेकिन जारी जो होते हैं ये शासन की ओर से। मतलब अधिकारी जो है वो सीधे तौर पे नहीं कहता, वो ये कहता है कि मुझे शासन की ओर से ऐसा कहने का निर्देश हुआ है, आई एम डायरेक्टेड टू से दिस। तो ये वाक्य सांचा हमेशा इसमें रहेगा। ठीक है, तो इसका आरंभ जो है आप हमेशा देखेंगे, आरंभ या बीच में भी इस सांचे का प्रयोग होगा, मुझे या अधोहस्ताक्षरी को। यह कहने का निर्देश हुआ है। इस वाक्य सांचे के साथ इसकी शुरुआत होती है। अन्य पुरुष शैली से मतलब ये होता है, सुनील जी आपने सर्वनाम पढ़ा होगा, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष अन्य पुरुष, मतलब जिसके बारे में कहा जाता है वो थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन के लिए यह वह ये वे या सीधे नाउन का प्रयोग किया जाता है या आपका भी प्रयोग किया जाता है थर्ड पर्सन सर्वनाम के लिए। थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन है उसके लिए यह वह ये वे आप या सीधे नाउन तीनों तरह का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पर्सन में मैं होता है, हम होता है, सेकंड पर्सन में तुम आप होता है, तो इसमें तुम या आप का प्रयोग सेकंड पर्सन के रूप में, चूंकि आप एक ऐसा वर्ड है, आप में कंफ्यूजन हो सकता है, आप एक ऐसा वर्ड है प्रोनाउन जो निजवाचक सर्वनाम भी होता है। जैसे मैं अगर कहूं कि यह कार्य मैं अपने आप ही कर लूंगा तो निजवाचक हो जाएगा। यदि मैं कहूं कि आप क्या पढ़ रहे हैं तो ये मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और यदि मैं कहूं कि आप गणित के प्रकांड विद्वान हैं, किसी का नाम ले लिया, किसी के बारे में मैं बोल रहा हूं और उस क्रम में मैं कहूं कि आप गणित के प्रकांड विद्वान हैं, तो यहाँ आप जो होता है ये थर्ड पर्सन के लिए भी आता है। तो आप जो है वो थर्ड पर्सन के लिए भी आता है। कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है क्योंकि वो मध्यम पुरुष में तुम आपको रटे रहते हैं, लेकिन आप एक ऐसा सर्वनाम है जो निजवाचक भी होता है, और आपका मध्यम पुरुष पुरुषवाचक भी होता है और अन्य पुरुष पुरुषवाचक भी होता है। तो इसमें थर्ड पर्सन स्टाइल यूज होता है। सीधे तौर पे आप नहीं बात करेंगे, थर्ड पर्सन के रूप में बात करेंगे। तो थर्ड पर्सन में आपका भी प्रयोग होता है। आप शब्द को देख करके आपको ये नहीं सोचना है कि ये सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन में इसका भी।
ये वाला पॉइंट समझ गए कि इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है या मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। इस पॉइंट का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ये किसी अधिकारी की ओर से न जारी होकर के शासन की ओर से जारी होता है, अधिकारी के द्वारा जारी होता है। क्लियर है? क्लियर है तो इसके फॉर्मेट को देख लेते हैं, कहाँ क्या क्या आता है, कहाँ पर हमें क्या चीज डालनी है। जब हम प्रारूप तैयार करेंगे तो कहाँ पर क्या रखेंगे, तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट, अगर हम इसको लेफ्ट कर दें और इसको राइट, तो लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर प्रेषक, नाम, पदनाम और कार्यालय या शासकीय पता। लेफ्ट सबसे ऊपर क्या लिखेंगे हम? नाम, पदनाम और शासकीय पता। ठीक है, ठीक इसकी सीध में हम आएंगे और राइट साइड में लिखेंगे पत्रांक। कई बार बच्चे इसको पत्रांक संख्या भी लिख देते हैं, या जो ड्राफ्ट किए हुए लेटर्स हमें सैंपल में दिखाई देते हैं उनमें भी लिखा रहता है। वस्तुतः ये गलत है। इसलिए गलत है कि पत्र के साथ अंक जोड़िए या संख्या जोड़िए। यदि संख्या लिखना है तो पत्र संख्या लिखिए, और नहीं तो सीधे सीधे पत्रांक लिखिए। ये लेटर नंबर हो गया। इसके बाद इसके ठीक नीचे इसी की सीध में जो होता है वो आपका प्रेषिति। ये हो गया नाम, पदनाम और कार्यालय पता। ठीक है, ठीक इसकी सीध में जाकर के हम दिनांक का उल्लेख करते हैं। क्लियर है? तो ये लेफ्ट में हमारा हो गया प्रेषक और प्रेषिति, राइट साइड में हो गया आपका लेटर नंबर और इशुइंग डेट। ठीक है, इसके बाद इस पत्र की जो शुरुआत होती है इसी सीध में हम इस मार्जिन को लेकर के चलेंगे। विषय का उल्लेख करेंगे, विषय का उल्लेख करने के बाद हम संबोधन लेते हैं। महोदय के द्वारा शुरू करेंगे। अधोहस्ताक्षरी को यहां से शुरू करेंगे। अगर हमें एक से अधिक पैरा में पत्र हमारा जा रहा है तो पैरा नंबर जो डालते हैं वो दूसरे नंबर से डालते हैं। दूसरे नंबर से पैरा नंबर डालने के बाद फिर हम थोड़ा सा लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट जाके शुरू करेंगे। फिर दूसरी लाइन में आकर के हम मार्जिन जो है वो क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। जब भी हम पैरा चेंज करेंगे तो थोड़ा सा लेफ्ट जाके शुरू करेंगे, और जब दूसरी लाइन में आएंगे तो जो मार्जिन हमने लिया है उस मार्जिन को यहाँ पर कवर कर लेंगे। ये एक से अधिक पैरा में लिखने के लिए इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। क्लियर है? तो अब ये हो गया आपका मेन बॉडी, ये पत्र का आपका मुख्य अंग, मुख्य भाग हो गया, ये मेन बॉडी हो गई। अब इसके बाद जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मेटिंग में देखा, ये संबोधन हो गया, ये मेन बॉडी हो गई। इसके बाद हमें इस पत्र की समाप्ति जो करेंगे वो, चूंकि ये औपचारिक पत्र होते हैं तो यहाँ पर भवदीय जो है इसका अधोलेख होगा या इसकी पत्रांत औपचारिकता होगी। भवदीय से इसको हम समाप्त करेंगे, और भवदीय के नीचे जो प्रेषक है, पत्र भेजने वाला, उसका नाम आएगा। क्लियर है? तो यहां पर भवदीय के नीचे हस्ताक्षर, नाम और पदनाम। भवदीय के नीचे क्या आ जाएगा आपका? हस्ताक्षर।
हस्ताक्षर के नीचे नाम जब भी होता है वो ब्रैकेटेड होता है, ध्यान रखेंगे। उसके नीचे हम पद नाम लिखेंगे। मार्जिन ध्यान में रखेंगे क्योंकि पेज हमें दूसरा लेना पड़ेगा इसके आगे के प्रोसेस के लिए। अब इसके बाद अधोलेख हो गया या पत्रांत औपचारिकता पूरी हो गई। इसके बाद हमने पृष्ठांकन का जिक्र किया था। इसके बाद उसी मार्जिन में आकर के हम क्या लेंगे, पृष्ठांकन संख्या तद्दिनांकित। इसके बाद इस औपचारिकता को पूरी करने के बाद, जैसा कि हमने उसमें पढ़ा आपको क्या कहते हैं प्रारूपण में, इसके बाद हम प्रतिलिपि जिस जिस को भेजनी होगी हम उसका नाम लिखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। जिस जिस को हमें इसकी प्रतिलिपि भेजनी है, फिर यहाँ सीक्वेंसिंग करेंगे 1 2 3 4। जिस जिस को कंसर्न जो भी है, जो एक मुख्य व्यक्ति है उसके अतिरिक्त और जिस जिस को भी इसकी प्रतिलिपि भेजने की अनिवार्यता है या उसकी आवश्यकता समझी जाती है, उस सबको प्रतिलिपि भेजी जाती है। जहाँ पर ये समाप्त होगा ठीक हम लेफ्ट साइड में आएंगे और जो भवदीय है उसके ठीक नीचे उसी सीध में आज्ञा से हस्ताक्षर नाम पदनाम। अब ये आज्ञा से जो होता है, बहुत बार व्यावहारिक रूप में आप देखेंगे कि जो ऊपर भवदीय है वही आज्ञा से में भी रहता है, लेकिन जो इसका प्रोटोकॉल होता है, जो यहाँ आज्ञा से में रहेगा वो ऊपर वाले का जो मेन मुख्य प्रेषक है उसका सबऑर्डिनेट होगा यहाँ पर आज्ञा से वाले में। अभी रिपीट सर, रिपीट मेन बॉडी, चलिए मतलब बैक ले लेता हूं आपको। हाँ, इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? पूरन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताएं। एक बार पूरा फॉर्मेट में आप लोगों को दिखा देता हूं कहां से शुरू किया था। देखिए ये फर्स्ट पेज है आपका, प्रेषक नाम पदनाम शासकीय पता। इसकी सीध में लेफ्ट साइड में आपका पत्रांक हो गया, फिर प्रेषिती हो गया, नाम पदनाम पता, इसकी सीध में दिनांक हो गया। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद सेकंड पेज सबसे ऊपर विषय का उल्लेख किया गया, पत्र का जो विषय है उसका उल्लेख करेंगे हम यहाँ पे। विषय में हमेशा ये ध्यान रखेंगे, विषय में संक्षिप्तता होनी चाहिए। विषय मतलब कई बार बच्चे 2 लाइन 3 लाइन का लिख देते हैं। ये मेन बॉडी में मैंने कुछ लिखा थोड़ी है, मैंने मेन बॉडी को बताया है। महोदय से शुरू करेंगे। ये वाक्य सांचा आप शुरुआत भी कर सकते हैं अधो हस्ताक्षरी वाले से, या मुख्य जो विषय है पत्र का वो लिखने के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है कि उपर्युक्त संदर्भ में या उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। तो इसको बीच में भी ले सकते हैं, इससे स्टार्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके पत्र की मेन बॉडी आएगी कि आपके पत्र का कथ्य क्या है, स्टेटमेंट क्या है, आप क्या आदेश निर्देश या जो भी आप लिख रहे हैं वो आ जाएगा इसमें। यहाँ पर समाप्त होगा, जहाँ पर पत्र आपका भवदीय औपचारिकता के साथ आप पत्र को समाप्त करेंगे। अब भवदीय होगा कौन? प्रेषक होगा, जो भेज रहा है उसी की औपचारिकता होगी ये। जैसे मान लीजिए कि सचिव के द्वारा पत्र जारी हो रहा है तो यहाँ पदनाम में सचिव आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज देखिए, पृष्ठांकन संख्या एंडोर्समेंट, जिसका हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि पत्र यदि संबंधित अधिकारी के अतिरिक्त अन्य को भी वांछित हो तो पृष्ठांकन संख्या का उल्लेख करते हुए प्रतिलिपि
अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी जाती है। तो उसमें प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ या आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जानी होती है। उसके बाद उसकी सीक्वेंसिंग करनी होती है। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर आज्ञा से भवदीय के सामने। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, तो आई थिंक क्लियर है। अब इसी पैटर्न में क्या होता है, आपका जो आपका अनुस्मारक होता है, अनुस्मारक कहें चाहे स्मरण पत्र कहें, ये सेम पैटर्न में जाता है जी, उसी पैटर्न में ये फॉलो होता है। और इसमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें पूरा तथ्य नहीं लिखना होता है, इसमें बाकी सब फॉर्मेटिंग सेम करते हुए आपको ये लिख देना होता है कि पूर्व में भेजे गए पत्र संख्या इतना, दिनांक इतना का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मतलब जस्ट रिमाइंडर से पहले जो मुख्य मेन लेटर भेजा जा चुका है उस लेटर को रेफर करना होता है। तो एंडोर्समेंट जो रिमाइंडर्स जो होगा आपका, रिमाइंडर सेम पैटर्न में जाएगा, सेम फॉर्मेट में जाएगा, पूरा पत्र नहीं लिखना होता है, सिर्फ पूर्व में भेजे गए पत्र या उसके बाद यदि उसका रिमाइंडर दे दिया गया हो तो फॉलो अप रिमाइंडर भी भेजा जाना होता है, उसी का उल्लेख किया जाना होता है। तो रिमाइंडर के लिए बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इन सेम फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट में आपको रिमाइंडर भी लिखना है। नेक्स्ट क्लासेस में अदर फॉर्मेट्स पे चर्चा करेंगे। नाम की जगह किसी का नाम नहीं लिखना है, ABCD लिखना होता है, नाम नहीं लिखना होता है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऐसी गलती मत करना बंधु। ठीक है?